हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग का स्वागत है। कल हम लोग विसरण सबसे तीव्र किसमें होता है, खाने की खुशबू या अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में जल्दी फैल जाता है, इन सभी के बारे में जो है हम लोग देखे थे। तो उससे ही आगे वाला जो है हम अब देखेंगे। उससे आगे जो है एक दिया गया है संपीड़न, यानी संपीड़न क्या होता है उसके बारे में अब समझते हैं। देखिए, संपीड़न जो होता है गैसों में संपीड़ित काफ़ी अधिक होता है। यानी संपीड़न कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम किसी वस्तु को दबाते हैं, अधिक से अधिक अगर जो दबाव बन जाता है यानी दब जाता है, तो उसी को जो है संपीड़न कहा जाता है। और संपीड़न जो होता है उसके अगर कोई पदार्थ है तो उसके कण पर निर्भर करता है। जिस पदार्थ का कण जो होता है अगर सटा रहता है तो उसका संपीड़न जो होता है यानी दबाना जो हो जाता है मुश्किल हो जाता है। यानी ठोस का संपीड़न जो होता है काफ़ी कम होता है, यानी सबसे कम होता है। और गैस का संपीड़न जो होता है यानी ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है इसमें कि जे गैस का कण जो होता है ना, ज़्यादा छितराया हुआ यानी काफ़ी दूरी पर रहता है, तो इसको जो है दबाने में मुश्किल नहीं होता है। इसलिए जो होता है इस संपीड़न जो होता है काफ़ी अधिक होता है, यानी रिक्त स्थान बहुत होता है, यानी काफ़ी अधिक होता है। इसलिए जो है उसको जो है दबाव डालकर जो है हम पास लाते हैं, यानी संपीड़न करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे जो संपीड़न क्या होता है। और इसमें संपीड़न के ही अनुप्रयोग से जो है, जैसे में हम लोग एलपीजी, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, या घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग होता है। यानी जो सिलेंडर जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें जो होता है बहुत सारा गैस भरा हुआ रहता है, और गैस भरा हुआ रहता है तो वो जो है संपीड़न किया हुआ रहता है। तो ध्यान रखिएगा जी, संपीड़न किया हुआ ही रहता है। सीएनजी में भी जो होता है उसमें गैस जो भरा हुआ रहता है संपीड़न किया, ये वाहन के ईंधन के रूप में प्रयोग होता है सीएनजी। अभी का जो है ऑटो जो है गाड़ी उड़ी जो आता है वो सीएनजी ही आता है। इलेक्ट्रिक भी आता है, लेकिन सीएनजी जो है भी बहुत सारा वाहन जो है, जैसे ऑटो ज़्यादा सर्वाधिक जो है सीएनजी अभी चलता है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हुआ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि इसका प्रयोग जो होता है वाहनों के ईंधन के रूप में होता है। और होता है एक और ऑक्सीजन सिलेंडर। ये जो है आपको जो है कहाँ देखने को मिलेगा, तो अस्पतालों में जो होता है जो सिलेंडर देखते हैं वो जो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, तो अस्पताल में इसका प्रयोग होता है। तो आप लोग जो है जो कंप्रेस किया हुआ जो है आप लोग एलपीजी देखे, सीएनजी देखे और ऑक्सीजन सिलेंडर देखे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो इन सभी को जो है इन सिलेंडर में जो होता है कंप्रेस्ड किया हुआ ही जो होता है गैस होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा आयतन वाली गैसों को कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। मतलब समझिए कि ज़्यादा आयतन वाला गैस को जो है कम आयतन वाले
सिलेंडर में हम संपीड़ित कर सकते हैं। कैसे से हम बता दिए हैं कि जो गैस का जो होता है कण काफ़ी दूर होता है और दूर होने के कारण ही जो है हम उसको जो है संपीड़न कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें दे दिया गया है जे कणों के बीच का आकर्षण बल। तो हम लोग कल भी देखे हैं जो कणों के बीच के आकर्षण बल जो होता है ठोस में, देखिए जो थोड़ा पूरा नज़दीकी है तो ये जो होता है आकर्षण बल जो होता है ज़्यादा होता है। द्रव का चित्र दिया गया है तो ये जो है थोड़ा सा दूर पर है तो ये जो होता है मतलब उससे कम आकर्षण बल होता है। और गैस में जो होता है काफ़ी दूर पर इसका कण है, इसमें सबसे कम होता है आकर्षण बल। तो समझ गए होंगे। हाँ, तो इसमें वही चीज़ जो है नीचे लिख दिया गया भी है कि जो कण अत्यंत पास होता है सबसे ज़्यादा होगा आकर्षण बल, उससे थोड़ा सा कम है, चित्र के अनुसार देख भी रहे होंगे। तो जो होता है गैस से ज़्यादा होता है परंतु ठोस से कम होता है आकर्षण बल। इसका देखें कि ये काफ़ी दूर पर है तो यहाँ सबसे कम आकर्षण बल होता है, यानी गैस के सबसे कम होता है और ठोस का जो होता है सबसे ज़्यादा होता है आकर्षण बल। उसके बाद आगे दिया गया है जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन यानी तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी देखते हैं इसमें कि ये तापमान पर जो होता है क्या प्रभाव पड़ता है। एक में दिया गया है गलन यानी मल्टिंग या फ्यूजन। ठोस जब द्रव रूप में आ जाता है तो उसी को जो है हम लोग गलन कहते हैं। यानी बर्फ से द्रव यानी बर्फ गल कर जो है पानी की अवस्था में आ जाता है तो उसी को हम लोग जो है गलन कहते हैं। और उसी चीज़ को जब हम ताप देते हैं यानी वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस वायुमंडलीय दाब पर द्रव में बदल जाता है तो उसी को हम लोग जो है गलनांक कहते हैं। तो आप लोग समझ गए हैं जो गलन और गलनांक, जब ठोस से द्रव में परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम लोग जो है गलन कहते हैं। और गलनांक जब हम न्यूनतम तापमान पर जिस तापमान पर अगर ठोस वायुमंडलीय दाब पर जो हो जाता है द्रव अवस्था में तो उसी को हम लोग जो है गलनांक कहते हैं। और बर्फ का गलनांक जो होता है 273.15 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस के रूप में देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन के रूप में देखेंगे तो 273.15 केल्विन होता है। उसके बाद दूसरा में दिया गया है क्वथन यानी बॉइलिंग। तो द्रव वाष्प के रूप में हो जाता है तो उसी को जो है हम लोग जो है क्वथन कहते हैं या वाष्पन कहते हैं। वाष्प के रूप में हो जाता है तो क्वथनांक क्या होता है, जब द्रव का वाष्प दबाव वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जो है वाष्प में परिवर्तन होता है तो उसी को जो है हम लोग जो है क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक जो होता है 373 केल्विन होता है और ये जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ध्यान रखिएगा कि द्रव जब हम उसको ताप देंगे यानी पानी को जब खौलाते हैं जिस तापमान पर जब खौलने लगता है पानी तो उसी को जो है हम लोग जो है बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है केल्विन में 373 केल्विन होता है और सेल्सियस में जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे।
अगल का दिया गया है ऊर्ध्वपातन, जिसको हम लोग जो है सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन जो होता है वह प्रक्रिया होता है जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। यानी शॉर्टकट भाषा में जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ को जब सीधे गैस पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम लोग जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन के उल्टा जो होता है निक्षेपण होता है। तो इसमें उल्टा हम जब कहें तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ठंडा करने पर गैस जो होता है सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को हम लोग जो है निक्षेपण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे जो ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस पदार्थ जो होता है इस सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम निक्षेपण कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण है दिया गया, जैसे ऊर्ध्वपातन का जो है उदाहरण जो है कपूर है। कपूर देखते हैं जो ठोस अवस्था में रहता है, और जब उस पर हम ताप देते यानी जलाते हैं तो सीधा जो है वो द्रव में नहीं परिवर्तन होता है, वो डायरेक्ट जो है गैस में परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह से अमोनिया क्लोराइड ऊर्ध्वपातन के ही उदाहरण है। नेफ्थिलीन की गोलियां ऊर्ध्वपातन के ही उदाहरण है, और आयोडीन भी जो है ऊर्ध्वपातन के ही उदाहरण है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये कपूर, अमोनिया क्लोराइड, नेफ्थिलीन की गोलियां और आयोडीन, इन सभी जो है ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो अवस्था परिवर्तन का चक्र। देखिए अवस्था परिवर्तन का चक्र में हम लोग जो पिरामिड दिया गया है इसके बारे में समझते हैं। ये पिरामिड जो होता है ये देखिए चित्र के अनुसार अच्छा से समझ में आएगा। देखिए ये जो है ऊपर दिया गया है द्रव, इधर ठोस है, इधर जो है नीचे जो है गैस दिया गया है। अब देखते हैं इसमें, तो देखिए जब ये ठोस को जो है इधर से लेते हैं ठोस, इधर द्रव में जाते हैं, तो जब ठोस जो है इसमें अभी हम ताप नहीं दे रहे हैं, तो ठोस जो है जब द्रव में परिवर्तन होता है तो उसको जो है हम जमना कहेंगे या गलन कहेंगे, जो ऊपर देखे हैं। और यही द्रव जो है गैस में जब परिवर्तन होता है तो उसी को हम लोग जो है वाष्पन कहेंगे। समझ गए? ये ठोस जो है द्रव में परिवर्तन होता है तो उसे हम गलन कहते हैं या जमना कहते हैं। और द्रव जो है बिना ताप के, याद रखिएगा बिना ताप दिए हुए, और द्रव जो है गैस में जब परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग जो है वाष्पन कहते हैं। और उसी तरह से अब इधर आते हैं ताप से, तो ताप देने पर जो होता है ठोस जो होता है, जब ठोस द्रव में परिवर्तन होता है तो उसी को हम लोग जो है गलनांक कहते हैं, यानी ताप देने पर। और द्रव जो होता है जिस ताप देने पर जो होता है, यानी जिस ताप पर जब खौलने लगता है तो उसी को हम लोग जो है क्वथनांक कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे ताप का खेल और बिना ताप का खेल। और आगे दिया गया है इसमें आप समझते हैं जो अब इधर से आते हैं गैस के तरफ से। तो गैस जो होता है, गैस जब द्रव में परिवर्तन हो जाता है, पहले देखते हैं इसको। गैस है, एक गैस जो है जब द्रव में परिवर्तन हो जाता है
तो उसको हम लोग जो है संघनन कहते हैं। तो संघनन जिसे देखिएगा कि ये पूरा चिल्ड पानी रहता है, यानी पूरा ठंडा पानी रहता है, तो ऊपर जो होता है बोतल के ऊपर देखते हैं कि ये बूंदा बूंदा जो है ओस के तरह जो है उस पर जमा हुआ रहता है। तो वह प्रक्रिया जो होता है संघनन ही कहलाता है। यानी सुराही उराही के पानी जो है ठंडा जो होता है, इस सब जो होता है संघनन प्रक्रिया ही होता है। अब उसमें क्रिया क्या होता है, तब बाष्पीकरण की क्रिया होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे जो गैस से द्रव में परिवर्तन होता है तो संघनन कहलाता है, और द्रव जो है ठोस में जब परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग संगलन कहते हैं। समझ गए। उसी तरह से हम नीचे आते हैं तो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस जब ठोस में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग जो है निक्षेपण कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिपोजिशन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे ये पिरामिड के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है जो दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी दाब परिवर्तन करते हैं तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज़ दिया गया है। तो देखिए यदि तापमान घटाया जाए और दाब बढ़ाया जाए तो गैस द्रव में बदल सकती है। मतलब समझते हैं कि जो तापमान जब घटाएंगे और दाब को बढ़ाएंगे तो गैस जो होता है द्रव में बदल सकता है। जैसे कि ये समझते हैं किसी चीज़ के उदाहरण लेकर, जैसे तापमान घटाया जाए और दाब जो है बढ़ाया जाए तो गैस जो होता है द्रव में बदल सकती है। तो इसका उदाहरण जो है दिमाग में नहीं आ रहा है, ऐसे सोचते हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं। दाब बढ़ाने से कण पास पास आ जाता है और अंतराण्विक बल बढ़ता है। हाँ, तो गैस कोई पदार्थ लेंगे तो उसमें हम लोग जानते हैं कि ये कण दूरी दूरी पर रहता है, तो दाब बढ़ाएंगे तो पास पास आएगा, तो जितना पास कण रहता है तो उतना ही जो होता है अंतराण्विक बल जो होता है अधिक होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म बर्फ के बारे में दिया गया है। तो सूक्ष्म बर्फ जिसको हम लोग इंग्लिश में ड्राई आइस कहते हैं, यह क्या होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी सॉलिड जो होता है CO2 को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही जो है हम लोग सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, यानी बर्फ को जो होता है उच्च दाब पर ही जो है संग्रहित किया जाता है। तो आप लोग अब इससे ऊपर जो दिया गया था इसका हम उदाहरण ले सकते हैं सूक्ष्म बर्फ को। सूक्ष्म बर्फ को जो होता है मतलब जो है दाब बढ़ाया गया है, यानी उच्च दाब दिया गया है, तब जो है उसका जो है वहाँ जो है एक गैस के रूप से जो है वहाँ जो है द्रव में परिवर्तन हो गया, द्रव से फिर ठोस में परिवर्तन हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म बर्फ ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो एक एटीएम दाब पर जो होता है यह सीधे गैस में बदल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म बर्फ जो होता है एक एटीएम दाब पर जो होता है ये जो होता है क्या होता है
तो इस सीधे जो होता है गैस में परिवर्तन हो जाता है बिना द्रव में परिवर्तन हुए हुए। उसके बाद दिया गया है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण की परिभाषा होता है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया ही बाष्पीकरण कहलाता है। यानी ध्यान रखिएगा जी, क्वथनांक यानी ताप यहाँ जो है कम ताप लगाया जाता है। यानी द्रव जो होता है जब वाष्प में परिवर्तन हो जाता है तो उसी को जो है बाष्पीकरण कहते हैं। ये सब जो होता है दिनचर्या वाला बात है। जैसे हम लोग जब कपड़ा खींचते हैं यानी साफ करते हैं तो उसको जो है जब छोड़ देते हैं तो वो जो होता है सूख जाता है। तो वहाँ क्या होता है कि ये यहाँ तो द्रव था, इसमें द्रव लगा हुआ था, ये द्रव जो है कुछ तापमान पाकर जो है या तो कहिए सूर्य के तापमान और नहीं तो पृथ्वी जो होता है उसका तापमान के द्वारा जो है ये जो होता है कपड़ा जो होता है सूख जाता है। यानी बाष्पीकरण के क्रिया हुआ वहाँ। तो यानी कपड़ा का सूखना ही जो है बाष्पीकरण के क्रिया होता है। और खास करके ज़्यादा जो होता है सूर्य के तापमान से ही इस सब की क्रिया होता है, बाष्पीकरण की क्रिया। आगे बढ़ते हैं। यह एक सतही प्रक्रिया है, यानी केवल सतह के कण ऊर्जा लेकर उड़ता है। हाँ, तो बात सही है। सतही प्रक्रिया यानी जो कपड़ा के ऊपर जो देखे थे कि जो द्रव लगा हुआ था तो ही द्रव को जो है वो सोख लेता है, तो उसी को कहा गया है सतही प्रक्रिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिया गया है जब बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है। तो बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक जो होता है सतह का क्षेत्रफल। यानी सतह के क्षेत्रफल पर और तापमान और आर्द्रता और वायु की गति, इस सब पर जो होता है बाष्पीकरण जो होता है निर्भर करता है। यानी सतह बढ़ाने पर दर बढ़ती है। यानी कपड़ा को जब हम फैला कर रखेंगे तो वहाँ जो होता है बाष्पीकरण तेजी से होता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं या जब हम कपड़ा धोते हैं तो उसको मतलब पूरा फैला कर रखते हैं। अब फैला कर रखते हैं तो यहाँ जो होता है क्या होता है, तो सतह जब बढ़ा तो वहाँ जो है उसका बाष्पीकरण की दर जो होता है बढ़ जाता है। इसलिए जो होता है कपड़ा जो है जल्दी से सूख जाता है। और उसी तरह से जब हम लोग देखते हैं कि ये कपड़ा को जो है जब हम ममोड़ चमोड़ को रख देते हैं यानी साफ किए और वैसी भीजल रख देते हैं तो देखते हैं क्या कि जब उसको लगभग जो है सूखने में जो होता है बहुत अधिक समय लग जाता है। तो यहाँ जो है सतह नहीं बढ़ा तो वहाँ जो है मतलब बाष्पीकरण के दर भी नहीं बढ़ा तो जल्दी नहीं सूखा। उसी तरह से अगला समझते हैं तापमान। यानी तापमान बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण के दर जो है बढ़ेगा। मतलब समझते हैं कि जो देखते हैं कथी कि जो जहिया धूप ज़्यादा रहता है तो देखते हैं कि जो कपड़ा जो होता है जल्दी सूख जाता है। तो वही हुआ, जो तापमान जब बढ़ाएंगे तो वहाँ बाष्पीकरण के दर तेजी हो जाता है। उसके बाद आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। जैसे हवा में नमी ज़्यादा होने पर जो होता है दर घटती है। मतलब हम लोग समझते हैं कि ये ठंड के मौसम में जब हम कपड़ा रखते हैं तो वहाँ जो होता है नमी ज़्यादा रहता है। यानी पानी जो होता है मतलब हवा में नमी की मात्रा जो होता है आर्द्रता ज़्यादा रहता है और ज़्यादा रहने के कारण जो है बाष्पीकरण की मात्रा जो है घटा हुआ रहता है, माने तेजी से नहीं सूखता है, यानी तेजी से बाष्पीकरण नहीं हो पाता है। तो समझ गए होंगे आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। वायु की गति यानी तेज हवा होने पर जो है देखते हैं कि जो तेज हवा में भी पसार देते हैं कपड़ा के
तो जल्दी सूख जाता है, यानी वहाँ जो है बाष्पीकरण के दर तेजी हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जो होता है, सतह के क्षेत्रफल अगर जो बढ़ाएंगे तो वो जो है जल्दी सूखेगा, यानी बाष्पीकरण तेजी होगा। तापमान भी बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण तेजी होगा। आर्द्रता अगर जो बढ़ा हुआ रहेगा, यानी नमी की मात्रा रहेगा, तो वहाँ बाष्पीकरण जो होता है कमा हुआ रहता है, यानी दर उसका घटा हुआ रहता है। वायु के गति भी अगर जो तेजी नहीं रहेगा तो वहाँ जो है बाष्पीकरण जो होता है घटा हुआ रहता है। वायु की गति तेज होता है तो बाष्पीकरण की दर जो होता है बढ़ा हुआ रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाष्पीकरण के कारण शीतलता यानी कूलिंग इफेक्ट सिद्धांत में दिया गया, बाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा, जब बाष्पीकरण के दौरान जो होता है द्रव के कण जो होता है वो अपने आसपास की ऊर्जा को जो होता है अवशोषित कर लेता है। और ऊर्जा के अवशोषण करने के कारण जो होता है वातावरण ठंडा हो जाता है। यानी ध्यान रखिएगा, जो बाष्पीकरण जो होता है उसी के कारण जो होता है, जब उसका कण जो द्रव के कण जो होता है ऊर्जा को सोख लेता है तो वहाँ वातावरण जो है ठंडा हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण एसीटोन। एसीटोन को हथेली पर अगर रखते हैं, चाहे इत्र को हथेली पर रखते हैं, तो ठंडा महसूस होता है। ठंडा महसूस होने का कारण यही हुआ कि जो हथेली की गर्मी को लेकर जो है वह एसीटोन जो होता है बाष्पीकृत हो जाता है। बाष्पीकृत हो जाता है तो हम लोग को ठंडा महसूस होने लगता है। उसी तरह से मटका के छिद्र से पानी बाष्पित होने लगता है। क्रिया ध्यान रखिएगा, जो संघनन क्रिया होता है लेकिन बाष्पन होता है, लेकिन संघनन क्रिया होता है जिसके अंदर जो है पानी जो होता है ठंडा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा मटका वाला भी बात को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शीतलता के अन्य उदाहरण या मात्रा। गर्मियों में सूती कपड़ा, देखिए शीतलता के यह अर्थ है। गर्मी में सूती कपड़ा जो होता है पसीना को सोख लेता है, और पसीना को सोखने से जो होता है वायुमंडल में आसानी से ही बाष्पीकृत हो जाता है, जिससे शरीर को शीतलक महसूस होता है। देखिए, जब हम सूती कपड़ा पहने हुए रहते हैं या उजला कपड़ा पहने हुए रहते हैं तो वहाँ जो होता है मतलब शीतलक जो होता है यानी बाष्पीकृत ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा होता है तो शरीर को जो होता है शीतलता प्राप्त होता है। यानी गर्मी में सूती कपड़ा जो होता है, यानी ऐसा याद रखिएगा, जे सूती कपड़ा ही जो होता है प्रकाश को जो है रिफ्लेक्टिव करता है, यानी उसको जो है निष्कासित कर देता है, अवशोषण नहीं करता है। अवशोषण नहीं करता है तो जो होता है ठंडा जो है महसूस होता है, आरामदायक भी लगता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा में दिया गया है छत पर पानी का छिड़काव। तो यहाँ क्या होता है, जब हम लोग रात में देखते होंगे कि चाहे धूप उप रहता है तो पानी की अगर जो छिड़काव छत पर कर देते हैं तो वहाँ जो होता है गुप्त ऊष्मा जो होता है उसमें जो ऊष्मा निकलता है, देखे होंगे चाहे छीटे होंगे आप लोग, तो उसमें से जो होता है जब हम पानी के छिड़काव करते हैं छत पर तो उस समय जो होता है उसमें से ऊष्मा निकलता है, तो वही ऊष्मा जो हुआ गुप्त ऊष्मा हुआ और वही लेकर उड़ जाता है, और उड़ने के कारण जो है ठंडा हो जाता है छत कुछ देर के बाद। तो यहाँ जो हुआ क्या हुआ, तो बाष्पीकरण के भी यहाँ यानी शीतलक के नियम, शीतलता होने का नियम लगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मात्रक जो होता है पास्कल होता है। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर जो होता है कितना होता है, तो 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। तो याद रखिएगा, ये एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है, तो 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है।
समुद्र तल पर दाब जो होता है 1 ATM के बराबर होता है, यानी सामान्य दाब के बराबर होता है। ये समुद्र तल पर दिया गया है, वायुमंडलीय दाब दिया गया है ये, तो याद रखिएगा। तो हम लोग जो है यहाँ वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। अब इसके आगे वाला में जो है हम लोग जो है वीडियो में जो है इससे संबंधित जो जितना पढ़े हैं उससे संबंधित जो है हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे, ताकि जो है आप लोग को जो है और आसान हो जाए और अच्छा से समझ में आए। और जो है 9th के अगर जो बच्चा होंगे तो उनके लिए जो है बहुत जो है लाभदायक होगा वीडियो। तो थैंक यू, धन्यवाद।